गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। तो पिछली क्लास जो थी उसमें आपने जो है कवर किया था नेशनल इमरजेंसी। ये जो क्लास है इसमें हम जो है प्रेसिडेंट रूल या जिसको स्टेट इमरजेंसी जो है वो भी कहा जाता है उसके बारे में कवर करेंगे आर्टिकल 356 के तहत। और इसमें जो है मेनली जिस तरीके से हमने वो कवर किया था हमारा पिछला टॉपिक नेशनल इमरजेंसी, इसको भी वैसे ही कवर किया जाएगा कि किस तरीके से उसको जो है प्रोक्लेम किया जाता है, किस तरीके से रिमूव जो है रिवोक जो है या रिमूव जो है वो किया जाता है, या फिर इसके जो है कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो क्या क्या रहते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जो है तीन या चार स्टेप जो है उसमें हम इसको कवर करेंगे। पहले एक स्टेप जो है वो आपको समझाया जाएगा, देन उसके बारे में जो नोट्स जो है वो आपको बनवाए जाएंगे, देन ऐसे फर्दर सेकंड स्टेप उसके नोट्स, थर्ड स्टेप उसके नोट्स, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका प्रेसिडेंट रूल जो है बेसिकली जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसमें कहीं पे भी ये चीज जो है मेंशन नहीं की गई है कि स्टेट के ऊपर जो है प्रेसिडेंट रूल लगेगा, ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट रूल जैसी कोई चीज होगी या फिर स्टेट इमरजेंसी जैसी कोई चीज होगी। बेसिकली आर्टिकल 356 में जो है इमरजेंसी वर्ड ही नहीं दिया गया है, ठीक है, ना ही प्रेसिडेंट रूल वर्ड दिया गया है। असल में जो आर्टिकल 356 जो है उसमें ये लिखा गया है कि फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। तो जब ये लिखो ना ब्रैकेट में फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी भी लिख लेना, ठीक है, क्योंकि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहीं पे भी ये चीज जो है जो आपके स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल वो कहीं पे भी नहीं लिखा गया है, ठीक है। वहां पे सिंपल जो चीज जो लिखी है वो यही लिखी है कि फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है उसका फेलियर होगा तब आपका ये जो है आर्टिकल 356 जो है इसको इंपोज किया जा सकता है, ठीक है, या इसको इस तरीके की इमरजेंसी जो है उसको प्रोक्लेम जो है वो किया जा सकता है। तो ये जो प्रेसिडेंट रूल जो है या स्टेट इमरजेंसी जो है ये बाद में जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं इसके जो क्या कहते हैं इसको पढ़ने वाले लोग या जो इसको एनालाइज करने वाले लोग जो होते हैं वो इस तरीके से नाम जो है वो रख देते हैं, ठीक है। अदरवाइज जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन उसमें यही लिखा हुआ है कि फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, की जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है उसका फेलियर होगा तब ये जो है इसको इम्प्लीमेंट करवाया जा सकता है। उसके अलावा जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जो थे जब इसकी डिबेट्स वगैरह चल रही थी तो उन्होंने बोला था कि ये लास्ट रिजॉर्ट जो है ये होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा बार जो हमारे देश में जो इमरजेंसी लगाई गई या प्रेसिडेंट रूल जो है वो सबसे ज्यादा बार यही इसी को मिसयूज जो है वो किया गया, ठीक है। तो देखते हैं इसके बारे में प्रेसिडेंट रूल के बारे में। इसको करने से पहले दो आर्टिकल्स इसके साथ और रिलेटेड होते हैं, पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो तीन आर्टिकल जो है इसी तरीके से आप जो है टेबल बना लेना, तीन आर्टिकल जो है उनको हमने डिस्कस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये 356 जो है इसको बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले उससे पहले देखते हैं आर्टिकल 355 जो है ये क्या कहता है, ठीक है। आर्टिकल 355 जो है उसके अलावा प्रेसिडेंट रूल जो है कई बार इस पे जो है सवाल आ जाता है कि सबसे ज्यादा बार जो है प्रेसिडेंट रूल वो कहां पे लगा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बार जो है अब तक मणिपुर में 2019 का डेटा जो है ये मैं आपको बता रहा हूं, 2019 तक जो है मणिपुर में सबसे ज्यादा बार जो है आपका प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगाया गया है, ठीक है। 10 बार यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा है और जो पंजाब जो है उसमें 8 बार जो है प्रेसिडेंट रूल अब तक लगाया गया है अंटिल 2019, ठीक है। अब आते हैं इस पे इन तीनों आर्टिकल्स पे। तो सबसे पहले ये जो है आपका आर्टिकल 355 ये क्या करता है, ये बेसिकली ये जो है ये एक तरीके की ऑब्लिगेशन है, इट मेक्स ऑब्लिगेटरी टू यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट्स, की यूनियन जो है उसको ये ऑब्लिगेशन जो है ये है कि उसको जो अपनी स्टेट्स जो है उसको प्रोटेक्ट करना है, किस किस चीज से, फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। बाद में इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है उसको चेंज करके आर्म्ड रिबेलियन वो कर दिया गया, ठीक है। तो आर्टिकल 350 जो है ये ऑब्लिगेशन लगाता है यूनियन के ऊपर कि उसको जो है स्टेट को प्रोटेक्ट करना है, कि स्टेट को किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट करना है, किससे करना है, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो जब एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है वो आ जाए तो उस टाइम पे आर्टिकल 355 के तहत आर्टिकल 366 जो है उसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल इसको इंप्लीमेंट कौन करवाता है, आर्टिकल 355। क्यों? क्योंकि ये ऑब्लिगेशन है यूनियन की कि वो स्टेट्स को प्रोटेक्ट करे इंटरनल एग्रेशन और एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस से, ठीक है। आर्टिकल 356 पे आते हैं, उससे पहले आर्टिकल 365 क्या कहता है कि अगर स्टेट जो है वो फेल हो जाए कंप्लाई करने से, किस चीज को कंप्लाई करने से, अगर यूनियन ने उसको कोई भी डायरेक्शन दी है जो कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंडेशन में आती है, ठीक है, उन्होंने
स्टेट को कोई काम परफॉर्म करने को दिया जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड था, जो स्टेट को करना चाहिए था, लेकिन स्टेट जो है वो नहीं कर पाई। तो इस पे स्टेट के पास जो एग्जेक्टिव पावर होती है, यूनियन के पास एग्जेक्टिव पावर है क्या, कि वो आर्टिकल 356 को इंप्लीमेंट कर दे, ठीक है, कि उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दे, ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो थी वो फेल हो गई। कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट को कुछ काम करने को बोला था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट को कुछ ड्यूटी दी थी कि उसको इस ड्यूटी को फुलफिल करना है, ठीक है। क्या ड्यूटी थी? कि यूनियन उसको कोई काम देगा, ठीक है। कौन सा काम देगा? जो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज के अंदर हो, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हो, वो काम करने को स्टेट को बोला गया। स्टेट उस काम को करने से फेल कर गया, ठीक है, स्टेट वो काम नहीं कर पाया। उस केस में यूनियन के पास एक एग्जेक्टिव पावर है क्या, कि वो आर्टिकल 356 को इंप्लीमेंट कर दे, ठीक है। तो ये दोनों आर्टिकल जो है, आर्टिकल 355, आर्टिकल 365, ये इंप्लीमेंटिंग टूल है आर्टिकल 356 को इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो क्या चीज है? आर्टिकल 355 और आर्टिकल 365 के तहत हम आर्टिकल 356 को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है आर्टिकल 355 एंड आर्टिकल 365 आर द टूल्स टू ब्रिंग आर्टिकल 356। अब आते हैं आर्टिकल 356 के ऊपर। आर्टिकल 356 क्या कहता है कि अगर प्रेसिडेंट जो है वो सेटिस्फाई हो, किससे? बाय द रिपोर्ट ऑफ गवर्नर। स्टेट्स में कौन होते हैं? गवर्नर्स। गवर्नर क्या करेगा? एक रिपोर्ट लिख के भेजेगा प्रेसिडेंट को, ठीक है। प्रेसिडेंट अगर उसकी रिपोर्ट जो है उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं तो प्रेसिडेंट किसी भी स्टेट जो है उसमें अंडर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका आर्टिकल 356, ठीक है। कौन सी सिचुएशन होगी? सिचुएशन भी होनी चाहिए, अगर मतलब रिपोर्ट देते हैं, रिपोर्ट गवर्नर जो है वो रिपोर्ट देता है, लेकिन किस सिचुएशन पे? सिचुएशन दैट स्टेट कैन नॉट परफॉर्म कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस, कि वो जो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन जो है उसको परफॉर्म नहीं कर रही। अगर ये लिख के गवर्नर प्रेसिडेंट को भेज दें और प्रेसिडेंट उससे सेटिस्फाई हो जाए तो प्रेसिडेंट उस पर प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगा सकते हैं, और ऑब्वियसली उसी के कहने पे लगाएंगे, कैबिनेट के कहने पे, ठीक है। कैबिनेट के कहने के बगैर जो है प्रेसिडेंट कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो कैबिनेट के कहने के ऊपर वो जो है प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे, ठीक है। तो ये तीनों आर्टिकल्स हैं प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड, ठीक है। इन तीनों को पहले लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है प्रेसिडेंट रूल के प्रोक्लामेशन जो है किस तरीके से होती है वो डिस्कस करेंगे, देन आगे जो है फर्दर जो डिस्कस करना है वो करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले इतना लिख लो, लिखो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोक्लामेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, कि प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट रूल जो है उसको किस तरीके से प्रोक्लेम किया जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमने पिछला टॉपिक किया था कि जो आपका जो नेशनल इमरजेंसी जो थी उसको किस तरीके से प्रोक्लेम किया जाता था, इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी जो है उससे डिफरेंट है। इसी वजह से ये टॉपिक जो होता है ये आपका डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपका जो थोड़ी टेक्निकल चीजें जो होती हैं वो यहाँ पे डिफर कर जाती हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट इससे पहले जो है वो आपने नेशनल इमरजेंसी किया था, तो उसमें हमने देखा था कि जिस दिन से आपका प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम कर दिया कि इस दिन से आपकी इमरजेंसी जो है वो लग जाएगी, उसके एक महीने के अंदर अंदर दोनों हाउसेज जो थे उनको अप्रूव करना होता था बाय स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मान लो क्या हुआ कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो स्टेट की वो फेल हो गई, ठीक है। स्टेट ने जो है वो काम नहीं किया, तो किसी स्टेट पे अब प्रेसिडेंट जो है या गवर्नर ने प्रेसिडेंट को कह दिया कि यहाँ पे जो है इस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए। तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे? प्रेसिडेंट जो है प्रोक्लामेशन जो है प्रेसिडेंट की तरफ से आएगी। तो मान लेते हैं हम 1 जनवरी 2023 को प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम कर दिया कि आज से यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगेगा, ठीक है, कि आज से स्टेट में प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगाया जाता है, ठीक है। तो पिछली बार क्या था कि एक महीने के अंदर अंदर दोनों को अप्रूव करना होता था, ठीक है, दोनों हाउसेस को। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 2 महीने के अंदर अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों को अप्रूव करना होगा, ठीक है। वहां पे क्या होता था, स्पेशल मेजोरिटी से अप्रूव करना होता था। यहाँ पे क्या है, सिंपल मेजोरिटी से अप्रूव करना होता है, ठीक है। अगर दोनों हाउसेस सिंपल मेजोरिटी से इसको अप्रूव कर देंगे तो ये जो है आपका ये मान लिया जाएगा कि अब इसके बाद अगले 6 महीने के लिए, इसके बाद अगले 6 महीने के लिए आपकी नेशनल इमरजेंसी जो है वो लगा दी जाएगी, ठीक है। 6 लेके
सॉरी इसके बाद नहीं, वो जो नेशनल इमरजेंसी होगी वो यहीं से स्टार्ट हो जाएगी जिस दिन प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम किया था, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद से नहीं है, जो पिछला था वहां पे इसके बाद से स्टार्ट होता था, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, जिस दिन प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम कर दिया उसी दिन से आपकी नेशनल इमरजेंसी जो है वो लग गई, ठीक है। तो यहां पे टाइम पीरियड वहां पे कब से स्टार्ट हो रहा था, यहां से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन यहां पे आपका टाइम पीरियड जो है वो कब से स्टार्ट हो जाएगा, जिस दिन प्रेसिडेंट जो है उन्होंने प्रोक्लेम कर दिया था, ठीक है। तो ये टाइम लिमिट उसी दिन से यहां पे स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इनको सिंपल मेजॉरिटी से बस इसको पास करना होता है। अगर पास नहीं करते फिर जो है प्रेसिडेंट रूल वो नहीं लगेगा, ठीक है। तो जिस दिन से आपका स्टार्ट कर दिया, प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम कर दिया कि प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगाया जाएगा, उसी दिन से आपकी टाइम लिमिट वो स्टार्ट हो जाती है। और कॉन्सिक्वेंसेज जो थे उसके कब से स्टार्ट हो रहे थे, जिस दिन प्रोक्लेम किया था, और जब तक आपकी इमरजेंसी चलती है तब तक आपके रूल जो है वो कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो चलते थे। सेम इसमें भी होगा कि उसके कॉन्सिक्वेंसेज उसी दिन से स्टार्ट हो जाएंगे जिस दिन आपका प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कि 6 महीने के लिए यहां से 1 जनवरी से नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके आगे 1 जून तक आपकी नेशनल इमरजेंसी वो लगेगी, ठीक है। तो जैसे ही आपके 6 महीने पूरे हो जाएंगे उसके बाद जो है वो क्या होगा कि अगले 6 महीने के लिए फिर से इसमें पास किया जाएगा सिंपल मेजॉरिटी के साथ, और फिर से अगले 6 महीने के लिए आपकी लग जाएगी, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल जो है वो लग जाएगा। वहां पे क्या होता था, इनफाइनाइट टाइम पीरियड के लिए आप प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगा सकते थे, यहां पे इनफाइनाइट टाइम के लिए नहीं लगा सकते। आप ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक ही प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगा सकते हो, ठीक है। 3 साल से ज्यादा जो है इसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, उसको इनफाइनाइट टाइम के लिए एक्सटेंड किया जा सकता था, इसको नहीं किया जाता। एक टेक्निकलिटी यहां पे और है, आपने 6 महीने के लिए प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया 6 महीने, और दोबारा से आपने सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू दोनों हाउसेज से पास करवा लिया, 6 महीने के लिए फिर से लग गया प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। टोटल टाइम पीरियड कितना हो गया, 1 साल। अब टेक्निकलिटी क्या है कि अगर आपको 1 साल तक लगा सकते हो, 1 साल के बाद अगर आपको दोबारा प्रेसिडेंट रूल लगाना है तो उसके लिए 2 कंडीशंस जो है वो फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी, पहली, देश के किसी भी हिस्से में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई होनी चाहिए, ठीक है। देश के किसी भी हिस्से में या पूरे देश में अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, उस कंडीशन में आप प्रेसिडेंट रूल को 1 साल से एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। 6 महीने यहां पे, 6 महीने यहां पे, 1 साल से आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कह दे कि इस पर्टिकुलर स्टेट में जहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जा रहा है, अगर उस पर्टिकुलर स्टेट में इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करवाए जा सकते, कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब है या इतनी दिक्कत है वहां पे, या कोई भी और रीजन कि वहां पे इलेक्शंस जो है, फ्रेश इलेक्शंस जो है वो नहीं कंडक्ट करवाए जा सकते, तब जो है इसको 1 साल से एक्सटेंड किया जा सकता है, अदरवाइज 1 साल तक ही ये रहेगी, ठीक है। और इसको टोटल कितना एक्सटेंड किया जा सकता है, टोटल 3 इयर्स जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है। मान लो कि देश में किसी हिस्से में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई हो, ठीक है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह दे कि यहाँ पे वो जो है वो नहीं करवाया जा सकता, ठीक है। तो दोबारा से 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा से 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया था आपका, 1 साल यहाँ पे हो गया था, यहाँ पे कितने साल हो गए, 2 साल। फिर से यही कंडीशन रहे, ठीक है, कि आपका ये जो है नेशनल इमरजेंसी लगी हो और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये कह दे कि कंडक्ट जो है वो नहीं करवाए जा सकते। 3 साल हो गए, 3 साल के बाद आप नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा सकते, ठीक है, किसी भी केस में, ठीक है। तो ये चीज है कि लगातार इन वन गो आप सिर्फ 3 साल के लिए नेशनल इमरजेंसी जो है वो लगा सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका प्रेसिडेंट रूल के जो ये चीज है। उसके अलावा पंजाब में जो है ड्यूरिंग टेररिज्म जो है 5 साल के लिए जो आपकी ये जो था प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगाया गया था, ठीक है। तो उसमें ये कंडीशन जो है उस टाइम पे ये फुलफिल होती थी, इसी वजह से 5 साल के लिए आपका पंजाब में टेररिज्म के टाइम पे आपका 5 साल तक पंजाब में जो प्रेसिडेंट रूल जो है वो रहा है, ठीक है। उसके बाद सेम चीज होती है अगर दोनों में से कोई एक हाउस जो है, जो मैंने आपको नेशनल इमरजेंसी में करवाया कि अगर दोनों में से एक हाउस जो है वो कह दे कि आपका ये जो है इसको जो है पास नहीं किया जा सकता, तो ये वो हो जाएगा, नेशनल इमरजेंसी वहीं पे खत्म हो जाएगी। उसके अलावा मतलब नेशनल इमरजेंसी जो है वो लगेगी नहीं।
उसके अलावा अगर वही जो हमने पिछली बार केस किया था कि अगर लोकसभा जो है वो आपकी डिसॉल्व हो जाए तब क्या होगा, ठीक है। तब आपका यही होगा कि अगले वो जो पीछे आपने किया कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर आपको दोबारा से नए इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट करवाने पड़ेंगे, और जब उसकी मीटिंग होगी उसके 30 दिन के अंदर अंदर, जब उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपने इलेक्शंस कंडक्ट करवाए, जब इलेक्शंस कंडक्ट होकर सरकार बन गई, ठीक है, लोकसभा बन गई, तब उसके 30 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे 30 डेज है, ठीक है, 30 दिन के अंदर अंदर इन दोनों को पास करना है, ठीक है। मतलब बेसिकली राज्यसभा तो पहले पास कर देगी ना, क्योंकि वो तो डिसॉल्व होगी नहीं। तो ये जो होगी लोकसभा को, जब वो पहली मीटिंग होती है उसके 30 दिन के अंदर अंदर उनको ये जो प्रोविजन जो होगी, जो आपकी रेजोल्यूशन जो होगी, उस रेजोल्यूशन को पास करना होगा, ठीक है। अगर वो पास कर देगी देन आपकी ये जो है जिस दिन आपकी इससे स्टार्ट हुई थी, देन टोटल जो आपके 6 मंथ जो है वो बच जाएंगे, ठीक है। तो 6 महीने के लिए आपकी ये जो है नेशनल इमरजेंसी वो लगा दी जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका प्रोक्लामेशन ऑफ प्रेजेंट, सॉरी नेशनल इमरजेंसी नहीं, प्रेजेंट रूल, ठीक है, प्रेजेंट रूल कर रहे हैं, प्रेजेंट रूल जो है वो लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका अब तक का प्रोक्लामेशन ऑफ प्रेजेंट रूल, ठीक है। तो अब इसके बारे में नोट्स बना लो। तो अभी तक आपने कर लिया है कि किस तरीके से आपकी नेशनल इमरजेंसी जो है वो प्रोक्लेम हो सकती है, ठीक है। अब करते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस की। इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है नेशनल इमरजेंसी के, जब पावर में होती है, नेशनल इमरजेंसी एग्जिस्टेंस में होती है, या जब नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम होती है, या इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है उस टाइम पे क्या होते हैं, और कॉन्सिक्वेंसेस जो है कब तक रहते हैं, कब से स्टार्ट हो जाते हैं, जिस दिन ये जो प्रेजेंट रूल जो है जिस दिन आपका वो लग गया, ठीक है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस वही 3 कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, एक आपके एग्जेक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस, देन लेजिस्लेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, एंड देन आपके फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो तीनों जो हैं इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके आते हैं एग्जेक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो स्टेट होती है, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उसको डिसमिस कर दिया जाता है, और जो सारी पावर जो होती है वो प्रेसिडेंट के पास आ जाती है, ठीक है। तो सारी पावर्स प्रेसिडेंट के पास जो है वो चली जाती है, ठीक है। उसके अलावा प्रेसिडेंट कैन परफॉर्म ऑल दीज फंक्शंस ऑन इट्स ओन थ्रू एन अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय हिम, ठीक है। प्रेसिडेंट जो होता है यहाँ पे किसी अथॉरिटी को अपॉइंट कर सकता है कि आज के बाद, ठीक है, जब वहां पे जिस स्टेट में वहां पे प्रेसिडेंट रूल जब लग गया है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं कि आज के बाद इस स्टेट में मेरी जगह पे मैं एक अथॉरिटी जो है उसको अपॉइंट कर रहा हूं, तो जो डिसीजन वो अथॉरिटी लेगी उसको आपको समझना है कि वो डिसीजन जो है वो मेरी तरफ से आए, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है एक बंदे को यहाँ पे अपॉइंट कर देते हैं, तो वो बंदा जो है वो वहां पे जितनी भी एग्जेक्टिव पावर जो होती है वो उस बंदे के पास चली जाती है, ठीक है। और वो बंदा फैसले लेता है, लेकिन किसकी पावर से, जो पावर प्रेसिडेंट ने उस बंदे को प्रोवाइड करवाई है, ठीक है, क्योंकि उसको अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो बनाए, ठीक है। तो ये होते हैं आपकी एग्जेक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। देन आपके आते हैं लेजिस्लेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। तो जब आपकी ये स्टार्ट होती है ना, जिस दिन आपकी प्रेसिडेंट रूल जो है ये प्रोक्लेम हो गया, ठीक है, उस दिन क्या होगा, जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी स्टेट्स की, ठीक है, जिसमें आपके फाइनेंस मिनिस्टर वो सारे वगैरह वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, वो उसी दिन डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है, उसी दिन डिसॉल्व हो जाएगी। और जो आपकी स्टेट लेजिस्लेशन होगी, ठीक है, बाकी जिसमें जो बाकी एमएलएस वगैरह आ जाते हैं वो क्या हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे, ठीक है। सस्पेंड वाला कल समझाया था, ठीक है। सस्पेंड क्या होता है और डिसॉल्व क्या होता है। सस्पेंड क्या होता है कि रहेंगे, लेकिन क्या होगा, उनकी कोई भी पावर जो है वो नहीं रहेगी। और डिसॉल्व का मतलब क्या होगा कि वो खत्म ही हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या चीज खत्म हो गई, जिस दिन प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम कर दी, प्रेसिडेंट रूल प्रोक्लेम कर दिया, उस दिन क्या हो जाएगा कि आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो तो डिसॉल्व ही हो जाएगी, खत्म ही हो जाएगी, ठीक है। खत्म तभी होगी ना कि जब सरकार गिरेगी, ठीक है, तो सरकार वो गिर जाएगी। लेकिन जो आपके दूसरे जो लेजिस्लेटिव मिनिस्टर जो है वो रहेंगे, आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसमें रहेंगे, लेकिन उनके पास कोई भी पावर जो है वो नहीं होगी, ठीक है। तो वो सिर्फ सस्पेंड होंगे। लेकिन जिस दिन दोनों हाउसेस ने, लोकसभा और राज्यसभा ने, सिंपल मेजॉरिटी जो है उससे पास कर दिया कि आपकी जो है इसकी रेजोल्यूशन को, प्रेसिडेंट रूल की रेजोल्यूशन को पास कर दिया, उस दिन आपकी ये जो होगी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होगी वो भी डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। मतलब स्टेट की जो पार्लियामेंट होगी, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसमें 0 एमएलएस हो जाएंगे, ठीक है, सारे एमएलएस खत्म, ठीक है। तो ये है आपके लेजिस्लेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। देन आपके आते हैं फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस। फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं, इसमें ये पता गया है कि नो इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल रिलेशन ऑफ सेंटर विल एक्ट एज द कस्टोडियन, नो इफेक्ट ऑन
relations of financial relation and center will act as a custodian of consolidated fund of state। तो हर जो आपकी स्टेट होती है ना उसके पास एक अपना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होता है, ठीक है, जैसे सेंटर का भी एक कंसोलिडेटेड फंड होता है, ठीक है, वैसे ही स्टेट के पास भी अपने कंसोलिडेटेड फंड जो होते हैं वो होते हैं, वहीं से अपनी सैलरीज वगैरह जो है कोई भी काम करना होता है देश उस स्टेट के जो नागरिक होते हैं जो अपना टैक्स वगैरह देते हैं स्टेट को, वो सारा टैक्स वगैरह वो इसमें जाता है स्टेट कंसोलिडेटेड फंड में, ठीक है, जो टैक्स स्टेट को कलेक्ट करना होता है वो स्टेट के पास जाता है, वो अपना कंसोलिडेटेड फंड में रखती है, ठीक है, वहीं से वो अपनी तनख्वाह वगैरह वो सारा वहीं से देती है लोगों को, ठीक है। तो स्टेट का जो कंसोलिडेटेड फंड होगा उसकी जो पूरी अथॉरिटी होगी वो सेंटर के पास चली जाएगी, ठीक है, एक चीज ये होगी। उसके अलावा जैसे देश अपना बजट बनाता है वैसे स्टेट जो होती है वो अपना बजट बनाती है, ठीक है, स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है वो बजट पेश करता है, स्टेट का बजट बनाने की पूरी जो पावर होगी वो यूनियन के पास चली जाएगी, ठीक है, तो ये सारे आपके फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या कहते हैं जो आपका ये होगा, अब ये खत्म कैसे होगी, फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार लग गई, अब ये खत्म कैसे होगी, तो इसको खत्म करने का जो तरीका होता है वो सिर्फ और सिर्फ इसको प्रेसिडेंट जो होते हैं वो खत्म कर सकते हैं, जब कैबिनेट उनको बोल देगा कि आप इस देश जो है यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टेट में जो है फाइनेंस इसकी प्रेसिडेंट रूल जो है इसकी जरूरत नहीं है, तो प्रेसिडेंट जो होते हैं उन्होंने ही प्रेसिडेंट रूल लगाया था, तो प्रेसिडेंट ही जो होते हैं इसको हटा लेते हैं, ठीक है। तो ये था आपका कॉन्सिक्वेंसेस और जो इसको रिवोक जो है वो किस तरीके से किया जाता है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट खुद ही इसको रिवोक करेंगे, प्रेसिडेंट ही इमरजेंसी लगाते हैं, ठीक है। तो जब उनको जो है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो ये कह देते हैं कि आप जो है इसको हटा लीजिए यहाँ से इस स्टेट से, तो प्रेसिडेंट जो है वो अपनी मर्जी से हटा लेते हैं, इसका हटाने का एक ही तरीका है कि प्रेसिडेंट उसको हटाएंगे, ठीक है। उसके अलावा दूसरा तरीका ये होता है, ये हटाने वाला तरीका नहीं होता, ये बेसिकली अगर वो चीज इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाती, ठीक है, कि वो जो थी वो जो रेजोल्यूशन जो था वही नहीं पास हो पाया तो वो ऑटोमेटिकली हट गई, ठीक है, तो ये जो है अदरवाइज उसको हटाने का तरीका जो है वो सिर्फ यही है कि प्रेसिडेंट जब हटाएंगे तो आपकी प्रेसिडेंट रूल जो होगा वो हट जाएगा, ठीक है, तो ये था आपका प्रेसिडेंट रूल। और उसके अलावा जब प्रेसिडेंट रूल लगा होगा तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एज इट इज ही वर्क करेंगे, ठीक है। पिछले नेशनल इमरजेंसी में क्या किया था हमने कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो थे वो कुछ हमसे ले लिए जाते हैं, ठीक है, कुछ ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं और कुछ को जो है बाय नोटिफिकेशन आर्टिकल 358 के तहत हमारा आर्टिकल 19 जो था वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो रहा था, और आर्टिकल 359 के तहत जो हमारा जो थे एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 बाकी सारे राइट्स जो थे बाय नोटिफिकेशन वो हमसे जो है वो उनको सस्पेंड कर दिया जाता था। लेकिन जब ये जो लगेगा प्रेसिडेंट रूल लगेगा तब हमारे जो ये जो राइट्स जो होंगे इनको नहीं छीना जा सकता, ठीक है, तो ये था आपका सारा प्रेसिडेंट रूल। अब कॉन्सिक्वेंसेस हो चुके हैं इसके, अब इसके बारे में इसकी जो जर्नी जो है स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन केस ऑफ ये आपका प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, इसकी एक जर्नी जो है वो करवानी है मैंने आपको, लेकिन उससे पहले जितना कर लिया उसके नोट्स बना लो। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन केस ऑफ आपका प्रेसिडेंट रूल, कि जुडिशियल रिव्यू जो है उसका स्कोप जो है वो क्या है, क्या कहते हैं जो आपका प्रेसिडेंट रूल जब लगाया गया हो, ठीक है, कि क्या उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू जो है वो किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये मामला जो है ये सबसे पहले जो सामने आया जब आपका जो ये जो बाबरी मस्जिद जो थी उसको डिमोलिश किया गया, तो जब बाबरी मस्जिद जो थी उसको डिमोलिश किया गया तो उस वजह से क्या हो गया कि लॉ एंड ऑर्डर की जो कंडीशन जो थी वो काफी ज्यादा खराब हो गई। तो उस दौरान क्या हुआ कि जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी उस टाइम पे उसने क्या किया कि जिन जिन स्टेट्स में जो उनकी ऑपोजिशन जो थी, जहां पे उनकी सरकार नहीं थी, उनकी ऑपोजिशन में जो सरकार थी, उनकी जो सरकार उन स्टेट्स में चल रही थी, जैसे मान लो हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि उस टाइम पे सेंटर में कांग्रेस थी, ठीक है, और जो बाकी स्टेट्स जो थी, ठीक है, सेंटर में कांग्रेस थी, तो कांग्रेस ने हाइपोथेटिकली मैं बता रहा हूं कि कांग्रेस ने क्या किया कि जिन जिन स्टेट्स में कांग्रेस की सरकार नहीं थी उन स्टेट्स में उन्होंने क्या बोल दिया कि यहाँ पे जब बाबरी मस्जिद डिमोलिश की गई तो उन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खराब हो गया है, तो इस वजह से यहाँ पे इन्होंने प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगा लिया, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि उस टाइम पे आपके कर्नाटका जो है उसके चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे बोम्मई, ठीक है, बोम्मई जो है इसी वजह से आपका बोम्मई केस जो है वो आता है सामने, ठीक है। तो आपके जो एसआर बोम्मई जो थे वो उस टाइम पे इसके कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, ठीक है। अब कर्नाटका में लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं हुआ, ठीक है, कर्नाटका में ये जो आपके ये जो थे एसआर बोम्मई जो थे
ये बात है आपकी 1994 की, ठीक है। तो 1994 में क्या हुआ, इन्होंने केस कर दिया एसआर बोमई में, ठीक है। तो इसी वजह से बोमई केस जो है, एसआर बोमई केस, ये किसके लिए जाना जाता है, ये जुडिशियल रिव्यू प्रेजेंट रूल के लिए जाना जाता है। तो जब जब आपकी, जैसे आपका केशव नंदा भारती केस, जब जब आपका क्या कहते हैं इस पे आपको क्वेश्चन आता है, बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है, तो कुछ ना कुछ करके आपको केशव नंदा भारती केस को उसमें घुसाना ही पड़ेगा, ठीक है। और जब जब उसी तरीके से जब जब आपका ये जो प्रेजेंट रूल का कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी चीज आती है, तो आपको एसआर बोमई केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस को आपको कैसे ना कैसे करके उसमें एडजस्ट, आपके आंसर में इसको एडजस्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, वही है हमारा सारा टॉपिक, स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑन ये प्रेजेंट रूल, ठीक है। तो एसआर बोमई जो है ये पहुंच के सुप्रीम कोर्ट पहुंच के उन्होंने बोला कि सर मेरे देश में तो लॉ एंड ऑर्डर खराब भी नहीं हुआ था, ठीक है। तो इन्होंने ये जो उस टाइम की सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन्होंने किस तरीके से मेरे यहाँ पे प्रेजेंट रूल जो है वो लगा दिया, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है, फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जो थी वो ले डाउन करी, गाइडलाइंस जो थी वो ले डाउन करी कि इन गाइडलाइंस को पहले देखा जाएगा, अगर ये गाइडलाइंस जो है ये फॉलो होती हैं तभी प्रेजेंट रूल जो है वो लगाया जाएगा, ठीक है। तो वो गाइडलाइंस जो है वो क्या की गई थी, वही है सारा आपका स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑन प्रेजेंट रूल। तो गाइडलाइंस जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या दी, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले बोला कि सबसे पहली बात जो हमारा ये है जुडिशियल रिव्यू है, ठीक है, या जो आपका जुडिशरी की पावर है कि वो किसी भी केस को जो है वो रिव्यू कर सकते हैं, किसी भी चीज को रिव्यू कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। दूसरा, जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसको तो आप कहीं पे भी नहीं छीन सकते, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू जो है सबसे पहले ये जो आपका प्रेजेंट रूल जो है ये सबसे पहले ये जुडिशियल रिव्यू के परव्यू के अंदर आएगा, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो प्रेजेंट रूल के ऊपर लगाया जाएगा, ये बात बोली सुप्रीम कोर्ट ने। कौन से केस में, एसआर बोमई केस में, 1994 का केस है। पहली बात ये बोली। दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि प्रेजेंट कैन impose on the basis of mere assumption, cannot decide whether the state is facing law and order situation। कि हमने जब मैंने आपको करवाया था तब मैंने आपको एक वर्ड लिखवाया था अदरवाइज, ठीक है। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं, इफ प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड ऑन द रिपोर्ट ऑफ गवर्नर और अदरवाइज, कि गवर्नर की रिपोर्ट के ऊपर जो है प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है या अदरवाइज सेटिस्फाइड है, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज को बहुत ज्यादा वो किया गया है, मिसयूज जो है वो किया गया है। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि प्रेसिडेंट जो है ये सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ मियर अजम्पशन, ठीक है, कि इस बेसिस के ऊपर कि गवर्नर जो है वो रिपोर्ट दे दी या कैबिनेट जो है ये कह रहा है कि सिर्फ इस बेसिस के, इतनी अजम्पशन के ऊपर ये जो प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ इस अजम्पशन के ऊपर कि वो जो देश जो है, सॉरी वो जो स्टेट जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की जो है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा, कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो वहां पे बहुत ज्यादा खराब हो गई है, सिर्फ इसके ऊपर जो है कि गवर्नमेंट जो है वहां पे मेजॉरिटी जो है वो लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया, तो गवर्नमेंट जो है वहां पे मेजॉरिटी जो है वो एंजॉय नहीं कर पा रही, सिर्फ इस वजह से प्रेजेंट रूल नहीं लग सकता, ठीक है। उसके अलावा प्रेजेंट रूल जो है वो और वजहों से लगा दिया जाता था कि गवर्नमेंट जो है अपना जो वो नहीं शो कर पाएगी, यहाँ पे अपनी मेजॉरिटी जो है वो नहीं शो कर पा रही जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, तो उस बेसिस पे भी प्रेजेंट रूल जो है वो लगा दिया जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर गवर्नमेंट अपनी मेजॉरिटी नहीं शो कर पा रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे प्रेजेंट रूल लगवाओ, ठीक है। गवर्नमेंट अपनी मेजॉरिटी शो करवाने का जो उनका जो ग्राउंड होगा वो उनकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो होगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट अगर चैलेंज हो रही है तो उसको वहीं पे प्रूव करना है, अपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ही प्रूव करना है, वहां पे जो है आप उनके जो है वोटिंग वगैरह कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास करवाओ, ठीक है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो ठीक है, सरकार गिराओ और दूसरों को बनाने दो, ठीक है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वहां पे आप प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगा दोगे, ठीक है। तो ये सारी बातें आपकी इसमें की गई एसआर बोमई में। नेक्स्ट और क्या बोला गया, जो आपका ये जो एसआर बोमई जो था ये चैलेंज हुआ कि जो ये है आपका जुडिशियल रिव्यू जो है कि क्या ये सेपरेशन ऑफ पावर जो है उसको वायलेट नहीं कर रहा, सेपरेशन ऑफ पावर को किस तरीके से वायलेट कर रहा था ये वो बताया गया है। देखो प्रेजेंट जो है वो क्या कर रहा है, उसने क्या लगा दिया, प्रेजेंट रूल लगा दिया, ठीक है। किसके कहने पे लगाया, गवर्नर के कहने पे लगाया। गवर्नर ने क्या किया, गवर्नर ने एक रिपोर्ट दी प्रेसिडेंट को, रिपोर्ट दी प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर क्या कर दिया, उस रिपोर्ट के बेसिस पे प्रेजेंट रूल लगा दिया, ठीक है। तो गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों किसका पार्ट है,
ठीक है, ये सारा एग्जेक्टिव लिंक बन रहा है ना कि गवर्नर जो है एग्जेक्टिव में आता है। ठीक है, गवर्नर ने क्या किया, प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट दी, रिटर्न में रिपोर्ट दी। ठीक है, उसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो भी आपका एग्जेक्टिव का पार्ट है। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को क्या बोला, वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट ने इनको बताया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने बोला कि ठीक है यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल जो है वो आपको लगा देना चाहिए, तो प्रेसिडेंट ने वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। तो ये सारा पार्ट किसका चल रहा है, एग्जेक्टिव का। ठीक है, और जो हमारा सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट जो है वो ये कहता है कि कोई भी किसी दूसरी की पावर में, जो हमारे तीन पिलर जो है लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, वो एक दूसरे के बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये चैलेंज किया गया या आर्ग्यू किया गया कि आप लोग क्या कर रहे हो, एग्जीक्यूटिव पावर्स के ऊपर आप क्या कर रहे हो, ब्रीच कर रहे हो एग्जीक्यूटिव पावर्स को, उसमें आप इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हो, किसके थ्रू, जुडिशियल रिव्यू के थ्रू। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये तो बड़ी गलत बात हो जाएगी, ये तो ऐसे हर चीज में बोल दिया करेंगे कि ये तो लेजिस्लेशन का पार्ट है, आप जुडिशियल रिव्यू क्यों लगा रहे हो, ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, आप जुडिशियल रिव्यू जो है वो क्यों लगा रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे दिमाग लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम आपसे ये कोई रिपोर्ट थोड़ी मांग रहे हैं कि आपने जो गवर्नर ने प्रेसिडेंट को रिपोर्ट दी, ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। ठीक है, हम आपसे वो रिपोर्ट नहीं मांग रहे। ठीक है, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने क्या डिसीजन दिया, हम किस बेसिस के ऊपर डिसीजन दिया, हम आपसे सिर्फ वो पूछ रहे हैं। ठीक है, बात कुछ नहीं थी, कान ऐसे नहीं पकड़ा, ऐसे घुमा के ऐसे पकड़ लिया। ठीक है, तो ये जो थे आपके सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने बोला कि हम आपसे कोई भी रिटर्न में डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहे। ठीक है, हम सिर्फ ये वैलिडिटी चेक कर रहे हैं कि अगर प्रेसिडेंट जो है उन्होंने इसके ऊपर दूसरा, ये जो आपका सेपरेशन ऑफ पावर है ना, आई थिंक पिछली इससे पिछली क्लास जो थी उसमें मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर करवाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपका सेपरेशन ऑफ पावर है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, तो उसको भी जो है चेंज जो है वो नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसी वजह से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है, उन्होंने बोल दिया कि आप तो सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट जा रहा है आपका जुडिशियल रिव्यू। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम आपसे कोई प्रूफ थोड़ी मांग रहे हैं। ठीक है, या गवर्नर ने क्या रिपोर्ट भेजी प्रेसिडेंट को, वो भी नहीं मांग रहे, हम सिर्फ ये मांग रहे हैं कि अगर प्रेसिडेंट किसी जगह पे प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हैं तो उसकी वैलिडिटी हम चेक कर सकते हैं, वो जो आपकी जुडिशरी जो है वो उसके पास पावर है। क्यों, क्योंकि उसको जो है इसको मेंटेन करके रखना है फेडरलिज्म को। फेडरल स्ट्रक्चर भी तो आपका उसका बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, तो हम फेडरलिज्म जो है उसको मेंटेन करके रख सकें, इस वजह से हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि अगर आप वहां पे प्रेसिडेंट रूल अप्लाई कर रहे हो तो क्या वो वैलिड रीजन था अप्लाई करने का या नहीं था। ठीक है, तो बात घुमा फिरा के उन्होंने यही बोली कि हाँ आप ऐसे ही प्रेसिडेंट रूल जो है वो नहीं लगा सकते। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने यही बोला था कि हाँ हम कोई भी आपसे जो रिपोर्ट जो है वो डिमांड नहीं कर रहे, कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, ना ही हम वो डॉक्यूमेंट डिमांड कर रहे हैं जहां पे ये जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है इन्होंने एडवाइस दी। उन्होंने बोला कि हम सिर्फ ये चेक कर रहे हैं, हम प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन जो है वो हम चेक कर रहे हैं, और वो किस तरीके से चेक करेंगे वो हम डिसाइड करेंगे, और उसको डिसाइड करने की जो पावर है वो भी हमारे पास है। ठीक है, उसके बाद इफ प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड इट इज ड्यूटी ऑफ द सेंटर टू प्रूव दैट प्रेसिडेंट रूल वाज द ओनली ऑप्शन। उसके बाद एक और गाइडलाइन जो है वो ले डाउन की गई कि अगर किसी भी स्टेट के ऊपर प्रेसिडेंट रूल जो है वो इम्पोज किया गया है तो सेंटर की ये ड्यूटी है कि वो ये बताए कि उसमें सेंटर की ये ड्यूटी है कि अगर वो कहीं पे प्रेसिडेंट रूल जो है वो इम्पोज कर रही है, सेंटर को ये प्रूफ करना होगा कोर्ट में कि सिर्फ और सिर्फ यही एक ऑप्शन बच गया था जब प्रेसिडेंट रूल जो है यहाँ पे इम्पोज हमें करना ही पड़ा, ये हमारे पास आखिरी ऑप्शन था। कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि प्रेसिडेंट रूल तभी इम्पोज किया जाए जब आपके पास कोई भी और ऑप्शन जो है वो ना बच पाए, और उसी के साथ साथ अगर आपने प्रेसिडेंट रूल जो है वो इम्पोज किया भी है तो उसको आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आपके पास कोई भी और ऑप्शन जो है वो नहीं था। ठीक है, और लास्ट बात इसमें ये बोली कि इफ स्टेट डज नॉट हैव द मेजॉरिटी देन इट विल बी डिसाइडेड ऑन द फ्लोर ऑफ द स्टेट। ठीक है, फ्लोर ऑफ द हाउस। ठीक है, कि अगर आप दूसरी वजहों से, जैसे कि आपका ये है कि स्टेट जो है ये यहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो प्रूफ नहीं कर पा रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेसिडेंट रूल लगा दो। स्टेट जो है अपने मेजॉरिटी प्रूफ करने के लिए उसके पास जो है वो फ्लोर दिया गया है, और वो फ्लोर कौन सा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको वहीं पे अपनी जो मेजॉरिटी जो है वो प्रूव करनी पड़ेगी। ये चीज जो है ये क्यों आई, क्योंकि क्या हुआ कि जब ये जो आपकी जनता गवर्नमेंट आई तो उन्होंने क्या किया, सेंटर में जब जनता गवर्नमेंट आई
75 के बाद। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ऐसी स्टेट्स जहां पे कांग्रेस की सरकार जो है वो लगी हुई थी, उसको इस बेसिस पे हटा दिया कि पूरे देश ने हमें चुना है, ठीक है, पूरे देश ने हमको चुना है। वो जो पर्टिकुलर स्टेट जो है, जब पूरे देश में हमें चुना है, तो जो पर्टिकुलर स्टेट जो है वहां पे कांग्रेस जो है वो किस तरीके से रह सकती है, तो उन्होंने वहां पे क्या किया, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया और वहां की जो आपकी स्टेट, जो आपकी गवर्नमेंट जो थी, उनको डिसमिस कर दिया, ठीक है, डिसॉल्व कर दिया। उसके बाद जब इंदिरा गांधी की सरकार जो है वो दोबारा आई, तो उन्होंने जहां जिस स्टेट में जो है जो जनता दल की गवर्नमेंट थी, उन्होंने उसको वहां से हटा दिया, ठीक है। तो ये जो है क्या कहते हैं, बेवकूफियां जो है ये सरकार करती है ये, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो आपकी एसआर बोमई की जजमेंट जो है, एसआर बोमई केस जो है 1994 होगा, 1994, हाँ 1994। तो वो जो जजमेंट जो है, ये रूल जो है ये ले डाउन किए गए थे, ठीक है। तो ये सारा है आपका स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। और जब अगर मान लो ये आपके पेपर में आ जाए ना, तो सिर्फ एसआर बोमई नहीं लिखना, ठीक है। जो रिसेंट आपकी जो स्पेशली आपके जुडिशरी वाले बच्चे हैं, उनको सिर्फ एसआर बोमई नहीं लिखना, रिसेंट जो इससे रिलेटेड कोई ना कोई जजमेंट हुई होगी, जैसे उत्तराखंड में केस हुआ था, देन उसके अलावा कर्नाटका में फिर से ये केस हुआ था, ठीक है, बीच में यहाँ पे 2019 के आसपास की बात है, तो यहाँ पे हुआ था। तो ये सारी चीजें जो है ये आपको एग्जाम्पल, सिर्फ एसआर बोमई से काम नहीं चलता, जो आपकी रिसेंट जो जजमेंट्स आई होती है उनके बारे में भी आपको लिखना होता है, ठीक है, जुडिशरी वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है ये कभी भी आज तक हमारे देश में नहीं लगी है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है इतना जो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो हो सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में इतना जो है कोई भी इंफॉर्मेशन वो नहीं है, ठीक है। तो आर्टिकल 360 जो है वो आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी के साथ जो है वो डील करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसको प्रोक्लेम कौन कर सकते हैं, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो प्रोक्लेम कर सकते हैं, ठीक है। यही फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो प्रोक्लेम कर सकते हैं अगर वो सेटिस्फाइड हो, ठीक है, इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट देयर एग्जिस्ट अ सिचुएशन ड्यू टू व्हिच फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया इज इन डेंजर, ठीक है। कि जब फाइनेंशियल, अगर कोई ऐसी सिचुएशन जो है वो अराइज होती है कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है इंडिया की वो खतरे में है, तब प्रेसिडेंट जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी वो प्रोक्लेम कर सकते हैं, ठीक है। और सेम वैसे ही 2 महीने के अंदर अंदर इसको जो है दोनों हाउसेस के द्वारा जो है वो किया जाएगा, इस रेजोल्यूशन को सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू पास किया जाएगा। और उसके कॉन्सिक्वेंसेज में क्या होगा कि जो आपकी सैलरीज वगैरह जो है वो कम की जा सकती हैं। और इनफैक्ट यहाँ पे सिर्फ ये इकलौती ऐसी इमरजेंसी है जहां पे जो आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनकी सैलरी भी कम कर सकते हैं, ठीक है। मान लो 1,20,000 वो सैलरी लेते हो तो उनकी सैलरी कम करके 20,000 भी की जा सकती है, कब, फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान। अदरवाइज जुडिशरी से कभी भी पंगा सरकार जो है वो नहीं लेती कहीं पे भी, ठीक है। तो ये सिर्फ आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी के थ्रू होता है, ठीक है। और इन केस वही केस सेम चीज, अगर लोकसभा जो है वो आपकी डिसॉल्व हो जाती है तो 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा से इलेक्शन होंगे और उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपका जो है लोकसभा जो है उसको सिंपल मेजॉरिटी के साथ जो है वो पास करना होगा कि जो रेजोल्यूशन ऑफ आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, ठीक है। तो ये आपकी इस तरीके से आपकी अप्रूव होगी। और इसको हटाया कैसे जा सकता है, सेम वैसे ही आपका प्रेसिडेंट के थ्रू इसको हटाया जा सकता है। और उसके अलावा एक बार जब ये रिवोक कब होगी, एक बार अगर ये इमरजेंसी लग जाती है तो इसको इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए ये एक्सटेंड की जा सकती है, ठीक है। जैसे आपकी नेशनल इमरजेंसी जो थी वो इनफाइनाइट टाइम के लिए एक्सटेंड की जा सकती थी, आपका प्रेसिडेंट रूल जो था वो सिर्फ 3 साल तक के लिए रहेगा, और जो आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है ये भी इनफाइनाइट टाइम पीरियड के लिए इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो है जो पहले होता था, पहले क्या होता था कि पिछले केसेस में यहाँ पे हमने क्या देखा था कि हर 6 महीने बाद जो है स्पेशल मेजॉरिटी से इसको दोबारा से अप्रूव करना पड़ता था। यहाँ पे क्या होता था, 6 महीने बाद दोनों हाउसेस के द्वारा सिंपल मेजॉरिटी से इसको दोबारा से अप्रूव करना होता था। यहाँ पे भी दोनों हाउसेस के द्वारा, राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक है, दोनों हाउसेस के द्वारा इसको अप्रूव करना होता था। ये एक बार लग गई तो चलती जाएगी, ठीक है, इसमें अप्रूवल की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा प्रेसिडेंट जो है उसको किसी भी टाइम पे जो है रिवोक जो है वो कर सकते हैं, और प्रोक्लेम करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है। अगर जो आपकी ये है इसको जो आपकी ये जो है दोनों में से दोनों हाउसेस जो है अगर इसको प्रोक्लेम करना चाहते हो कि इसको जो है
प्रोक्लेम कर देना चाहिए, तो उसमें आपकी सिंपल मेजोरिटी जो है वो चलेगी, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी जो है वो चलती है, बाकी सब में आपकी सिंपल मेजोरिटी ही रहती है, ठीक है। तो वो मैंने आपको बता दिया कि इवन जो जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, उनकी सैलरी भी जो है उसको कट डाउन किया जा सकता है इसमें, ठीक है। तो ये थी आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसी के साथ आपका टॉपिक जो है वो खत्म होता है, ठीक है। अब बनाओ नोट्स इसके फाइनेंशियल इमरजेंसी के।